हेलो एवरीवन, अगेन सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। बिना देरी के शुरू करेंगे वाईटी की एडिटोरियल क्लास को। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम्स की इंग्लिश को सुधारना। एग्जाम पर्सपेक्टिव को दिमाग में रख करके क्लास को बनाया जाता है। चाहे रीडिंग हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, मीनिंग निकालना हो, वोकैब समझना हो या ग्रामर को अप्लाई करना हो, सबका सब कुछ इस क्लास में एक पैकेज की तरह आप सीखते हैं। क्लास के लास्ट में आपको एक क्विज मिलेगा जहां पे आपने जो भी सीखा है उसको आप अप्लाई करेंगे। 10 में से 10 आपको मार्क्स मिले, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए इसी ऑब्जेक्टिव के साथ बिना देरी के सेशन को शुरू करेंगे। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी, नॉट जस्ट टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या होती है? देखिए, ये वर्ड बना है ट्रबल से और डिस्टर्बेंस से। डिस्टर्बेंस आपको पता है खलल, ट्रबल आपको पता है मुसीबत। आपको ऐसी डिस्टरबेंस मिल जाए, खलल पड़ जाए आपके काम में जिससे आपको ट्रबल होने लगे, बस वही तो टर्बुलेंस है। ये टर्बुलेंस आपको एयरक्राफ्ट में, फ्लाइट्स में भी देखने को मिलती है। जब हवा की वजह से एयरक्राफ्ट हिलने डुलने लगता है, आपको डर लगता है प्लेन क्रैश ना हो जाए, तो उसको बोलते हैं एयर टर्बुलेंस। और यही टर्बुलेंस आपको आपकी लाइफ में भी देखने को मिल सकती है। मान लीजिए एग्जाम से पहले अनफॉर्चुनेटली आपका एक्सीडेंट हो जाए, बीमार पड़ जाओ, एग्जाम ना दे पाओ, ठीक से प्रिपेयर ना कर पाओ, तो वो आपके एग्जाम के पहले की टर्बुलेंस है। कह रहा है जी, सिर्फ टर्बुलेंस नहीं थी। एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि बैंकॉक से भारत की तरफ आ रही थी, इसमें सिर्फ एयर टर्बुलेंस का मामला नहीं था, और भी कई चीजें शामिल थी। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, आपको पता लगे किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। कह रहा है इंडियाज एविएशन शुड नॉट हैव टू डिपेंड ऑन चांस फॉर सेफ्टी। कह रहा है भारत में जो एविएशन है ना, एविएशन क्या होता है भाई? इसको बोलते हैं पब्लिक फ्लाइंग डिपार्टमेंट, नागरिक उड्डयन, जिसमें सारे एयरक्राफ्ट आगे, पैसेंजर वगैरह, इनफैक्ट इसमें कार्गो शिप भी शामिल है। पूरी इंडस्ट्री को, सेक्टर को बोल देते हैं एविएशन। कह रहा है जी, भारत का जो जहाजों का सेक्टर है, हवाई जहाजों का सेक्टर, उसको शुड यानी चाहिए, नॉट नॉट यानी नहीं, हैव टू डिपेंड यानी डिपेंड करना मजबूरी में। भारत के एविएशन सेक्टर को मजबूरी में डिपेंड नहीं करना है, और किसके ऊपर? चांस के ऊपर या लक के ऊपर, अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। तो एक बड़ा हादसा जो होने होता होता बचा बैंकॉक से भारत में आती हुई फ्लाइट में। कहने को तो कहा गया कि टर्बुलेंस की वजह से फ्लाइट टेढ़ी मेढ़ी हुई और लोगों को चोट लगी, लेकिन बाद में पता लगा कि पायलट ने कुछ उल्टा सीधा खा पी रखा था, कुछ नशे पत्ते कर रखे थे, जिसकी वजह से हवा के साथ साथ प्लेन का जो, समझ गए ना, ओवरऑल जो ट्रेजेक्ट्री है वो हवा के साथ साथ पायलट की वजह से भी खराब हुई। तो ये तो चांस था, लक था। ये फ्लाइट टूटी नहीं, गिरी नहीं नीचे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो हमारे एविएशन में रूल्स बड़े सख्त हों, पायलट्स को नशा ना करने दिया जाए बिल्कुल भी, सेफ्टी के लिए हमें लक के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। चलिए, इंडियाज एविएशन सब्जेक्ट है आपका। शुड नॉट हैव टू इसकी वर्ब है। हैव टू, हैज टू बताती है आपकी मजबूरी को या कंपल्शन को। आई हैव टू स्टडी नाउ, मुझे अब पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू गो नाउ, अब तुम्हें जाना ही चाहिए। तो ये शुड हैव टू ये बता रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी मजबूरी ऐसी ना हो। डिपेंड ऑन करना और रिलाई ऑन करना, और तीसरा वर्ड है इसके लिए हिंज, हिंज ऑन करना। तीनों का मतलब है किसी चीज पर निर्भर होना, किसी चीज के सहारे होना। चलिए अब इसी तरीके से आसान बनाते हुए पूरा आर्टिकल हमें पढ़ना है। मैं आपसे वोकैब शेयर करता हूं। इस आर्टिकल की 5-6 वर्ड्स हैं जो भारी भरकम इस क्लास में आए हैं, आप पहले ही देख लो ताकि बीच में आपको डिस्टर्बेंस ना हो। अगेन, आपका प्यार दिखाने का फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका इस चैनल को आपके लाइक्स और आपके शेयर्स। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स, पीडीएफ्स, सारी मेरी नोटिफिकेशंस यहाँ पे आपको मिलते हैं। @officialYT सर्च करें, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप को फोन में आप डाउनलोड करें। YT ऐप का काम है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन इस तरीके से हो कि मेरी गाइडेंस में हो, क्वालिटी कोर्सेज के साथ में, कम से कम फीस में। तो ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में रखा हुआ है, जाएं और आज इसको डाउनलोड करें। ऐप के ऊपर अभी सभी कोर्सेज पे सेल चल रही है 15 अगस्त की। 2-3 दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सेल का बेनिफिट ले लिया है। आप भी ले सकते हैं। सेल के अंदर क्या चल रहा है, प्राइसेस कोर्स के तो कम है ही, एक्स्ट्रा वैलिडिटी चल रही है। तो राइटिंग के कोर्स में मिनिमम प्राइस के अंदर आई थिंक 475 है, इसमें 12 की जगह 15 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। इस कोर्स में आपको बेसिक से लिखना सिखाया जाता है। 50 से 60 घंटे का ये कोर्स है। तो जिन लोगों को एक्स्ट्रा वैलिडिटी
ठीक लगती है, यू कैन टेक बेनिफिट ड्यूरिंग दिस सेल। इसी तरीके से इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स हमारा सुपर हिट कोर्स है, ये भी अवेलेबल है। ग्रामर से लेके रीडिंग तक, वोकैब से लेके प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस तक, सब कुछ इसमें करवाया गया है। एसएससी, बैंक्स, डिफेंस, रेलवे एग्जाम्स के लिए इंग्लिश का सेक्शन कवर्ड है। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज हमारा सुपर हिट माइग्रेशन कोर्स, जिसमें आपका मीडियम चेंज करवाते हैं, इस कोर्स को भी हमने मिनिमम प्राइस के अंदर मिनिमम फीस में 12 की जगह 18 महीने की वैलिडिटी के साथ में रखा है। तो एक्स्ट्रा वैलिडिटी, अगेन यू कैन टेक बेनिफिट, सेल आज रात तक चलेगी। चलिए, ये नंबर है टीम का, व्हाट्सएप करके आप मुझसे और मेरी टीम से यहां जुड़ सकते हैं। आ जाओ, पहला वर्ड आज का, पहला वर्ड है टर्बुलेंस। जो आपको भी करवाया था, ये मैंने आपको बता दिया, वो डिस्टर्बेंस है जो आपको ट्रबल पैदा करती है। अस्थिरता या उथल पुथल इसको बोल सकते हैं आसान भाषा में। द कंपनी वेंट थ्रू अ पीरियड ऑफ टर्बुलेंस आफ्टर द स्कैंडल। ये कंपनी बहुत एक टर्बुलेंस के पीरियड से निकली, उथल पुथल या अस्थिरता के युग से निकली, वक्त से निकली, स्कैंडल के बाद, घोटाले के बाद। केओस बोलते हैं अराजकता को, उथल पुथल को। वोलेटिलिटी भी इसका बड़ा अच्छा सिनोनिम है, जब चीजें वोलेटाइल हों। ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे, बड़ा कॉमन सा वर्ड है। फिर एक और वर्ड आएगा आज का, अनरेवल। इसको ध्यान से समझना, इसके दो मीनिंग्स हैं और जुड़े हुए हैं आपस में। देखिए, रेवल और अनरेवल, जब कोई स्वेटर पकड़ो आप, ऊन के स्वेटर होते हैं ना बुने हुए, कोई भी ऊन का कपड़ा, उसका एक धागा पकड़ लो, खींच लो और उससे पूरी ऊन का स्वेटर उधड़ जाएगा। इसी एक्ट को, इसी एक्शन को अंग्रेजी में अनरेवल करना बोलते हैं। अब इससे दो मीनिंग निकलते हैं। जैसे आपने स्वेटर का धागा खींच करके उस स्वेटर को पूरा उधेड़ दिया, वैसे ही अगर कोई भी चीज जो काम बन गया हो और उधड़ जाए, बाद में पानी फिर जाए, तो पहला मीनिंग तो वहां से निकलता है अनरेवल का। आपकी मेहनत अनरेवल हो गई, आपने कुछ भी काम किया हो जो बाद में खराब हो गया हो, पानी पड़ गया हो, उसको अनरेवल करना बोलते हैं। अभी यूज करके दिखाऊंगा। दूसरा इसका मीनिंग है, मान लीजिए उस स्वेटर के अंदर मैंने कुछ छिपा दिया हो, आपने उसका धागा खींचा और पूरी स्वेटर खोल दी, तो तार तार कर दिया आपने पूरी स्वेटर को, उस पहेली को सुलझा दिया जो मैंने आपसे पूछी थी, उस छुपाई हुई चीज को आपने ढूंढ लिया। तो इस तरीके से अंग्रेजी में पहेलियों को सुलझाना, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को हैंडल करना, सॉल्व करना, अंग्रेजी में अनरेवल करना कहलाता है। अगेन दोनों ही उधेड़ने से जुड़े हुए हैं, तार तार करने से। चाहे तो किसी समस्या को तार तार कर दें, उसका सोल्यूशन निकाल लें, या फिर कोई चीज जो बनी हुई है उसको उधेड़ दें स्वेटर के जैसे, तो आपने उसको अनरेवल किया। इन्वेस्टिगेटर्स आर वर्किंग टू अनरेवल द मर्डर मिस्ट्री। जांचकर्ता, इन्वेस्टिगेटर्स कोशिश कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं कि वो उधेड़ के मारे, तार तार करें इस मर्डर की मिस्ट्री को, इस है ना खून की मिस्ट्री को, मतलब किसने किसका मर्डर किया और क्यों किया, इस पूरी मिस्ट्री को अनरेवल करें। ये पहला वाला मीनिंग हो गया, सुलझाने वाला। दूसरा देखो, देयर मैरिज बिगेन टू अनरेवल। उनकी मैरिज, उनकी शादी या शादी का रिश्ता अनरेवल होना या उधड़ना शुरू हो गया, ड्यू टू परसिस्टेंट आर्गुमेंट्स, लगातार होने वाले बहस की वजह से। अनटेंगल, डिसइंटेंगल और डिसाइफर इसके सिनोनिम्स हैं। अंग्रेजी में इंटेंगल का मतलब होता है चीजों का उलझना। आपके हेडफोन के जो दोनों तार होते हैं, दोनों कानों वाले, इंटेंगल हो जाते हैं ना कभी कभी, फिर आप सुलझाते हैं उनको। आजकल तो ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, पहले वो तार वाले वायर हेडफोन्स होते थे, तो वो हैंड्स फ्री आप इंटेंगल को डिसइंटेंगल करते थे, सुलझाने की कोशिश करते थे। इसका सिनोनिम बनता है अनरेवल का। अच्छा वर्ड था ये। एक और वर्ड आएगा आज की क्लास में, कमेंस। ये मैंने फिर भी लिख दिया है क्योंकि कई बेसिक्स के स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता हो। कमेंस में का मतलब होता है शुरू करना। कमेंसमेंट यानी शुरुआत, वहीं से वर्ड बनाया गया है कमेंस, शुरू करना। द सेंटर विल कमेंस द डेसिनियल सेंसस दिस ईयर। सेंटर गवर्नमेंट शुरू करेगी, कमेंस करेगी, स्टार्ट करेगी डेसिनियल सेंसस को, या 10 साल में एक बार होने वाली जनगणना को, दिस ईयर, इस साल। तो ऐसे इस वर्ड को याद रखें। देखो, शुरू करने को स्टार्ट करना, बिगिन करना, लॉन्च करना, इनिशिएट करना, इन सभी वर्ड से बताते हैं। लेकिन एक फ्रेजल वर्ब है बहुत अच्छी शुरू करने के लिए, एम्बार्क ऑन। जब कोई काम को, प्रोजेक्ट को, सफर को, जर्नी को आप शुरू करते हैं ना, तब इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करें, एम्बार्क ऑन समथिंग, एम्बार्क ऑन अ न्यू करियर, एम्बार्क ऑन अ डिग्री, एम्बार्क ऑन एनीथिंग। तो ये फ्रेजल वर्ब का खास ध्यान रखना है। कॉमन्स वर्ड आपको ऑलरेडी आता होगा। एक और वर्ड आज की क्लास में आप देखेंगे, कॉग्निटिव। देखिए, ये वर्ड बना है कॉग्निशन से। आपने बहुत बार सुना होगा कॉग्निशन वर्ड। इसका मीनिंग देखोगे तो उल्टा पुल्टा दिखेगा, डिक्शनरी में समझ नहीं आएगा। कॉग्निशन का मतलब होता है सोचने और समझने की क्षमता, जो आपके दिमाग से, सेरिब्रल पोर्शन है जो दिमाग का, जिसको सेरिब्रल बोलते हैं, माइंड को, ब्रेन को, उससे जुड़ा हो। अब ये वो क्षमताएं या ताकत हैं या एबिलिटीज हैं जिससे आप चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, पुरानी चीजों को याद करते हैं, पहेलियों को सुलझाते हैं, बात करते हैं, जवाब देते हैं। ये सब सारा आपका समझ विवेक कॉग्निशन है।
वहीं से वर्ड बनाया गया कॉग्निटिव, जो आपकी सोचने संबंधी क्षमताओं से जुड़ा हो कॉग्निटिव कहलाएगा। कॉग्निटिव एबिलिटीज, कॉग्निटिव टेस्ट हो सकता है। प्रोलॉन्ग स्लीप डेप्रिवेशन कैन नेगेटिवली इफेक्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज। बहुत लंबे वक्त तक अगर नींद की कमी हो, स्लीप डेप्रिवेशन हो, डेप्रिवेशन आपको पता है डिप्राइव वर्ड से बना है। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, डिप्रिवेशन यानी वंचन, किसी चीज से दूर रहना। बहुत लंबे वक्त से अगर आप नींद से दूर रहें, डिप्राइव करें खुद को, तो वो गलत तरीके से असर डालेगा, अफेक्ट करेगा आपकी सोचने समझने और बोलने की ताकतों पे, कॉग्निटिव एबिलिटीज पे। तो ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे सेरेब्रियल, साइकोलॉजिकल इसके सिनोनिम्स हैं, इंटेलेक्चुअल और मेंटल भी बोल सकते हैं इसको। एक और वर्ड आएगा आज की क्लास में, इसी तरीके से इसको पकड़ना, इंपेयरमेंट। अब देखो ये वर्ड कैसे बनाया गया है। आपकी ज्यादातर जो सेंसेस हैं वो जोड़े में आती हैं, या जो सेंसेस को सेंस करने के लिए टूल है, ऑर्गन्स है, वो जोड़े में है। जैसे देखने के लिए दो आंखें, सूंघने के लिए नाक, उसमें भी दो है ना, लेफ्ट और राइट। सुनने के लिए कान। ज्यादातर सेंसेस आपकी क्या, दो दो के पोर्शन में मिली हुई है, दो हाथ है, दो पैर हैं। अगर दो में से एक को उड़ा दिया जाए, एक कान को काट दिया जाए, एक आंख को अंधा कर दिया जाए, एक हाथ को तोड़ दिया जाए, किसी भी वजह से, तो आपके पैर को, जो सोचने समझने और काम करने के लिए जरूरी था, उस पैर को आपने तोड़ दिया। यानी उस आदमी को आपने कमजोर बनाया, अपाहिज बनाया। अंग्रेजी में इंपेयर करना यही होता है। जरूरी नहीं है इसमें आंख ही फोड़ो तभी इंपेयर करोगे। किसी भी तरीके से किसी को कमजोर बनाओ, है ना, उसके पीछे से उसकी बुराई करो, उसको नुकसान पहुंचाओ, किसी भी तरीके से उसको काम में आगे बढ़ने से रोको, तो आप उसको इंपेयर कर रहे हो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी की आंख का पैर या किसी के नाक का पैर आपने खराब कर दिया। अब अंग्रेजों ने वर्ड ऐसे ही बनाया था, इंपेयरमेंट, कार्य क्षमता में कमी। एल्कोहल इंपेयरमेंट कैन सिवियरली कॉम्प्रोमाइज ड्राइविंग एबिलिटी। एल्कोहल से होने वाली जो इंपेयरमेंट है वो बहुत खराब तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर सकती है आपकी ड्राइव करने की एबिलिटी को, गाड़ी चलाने की क्षमता को। एल्कोहल इंपेयरमेंट क्या होगी? शराब पीने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा कहां जाऊं, कहां गाड़ी मोड़ूं, पांव नहीं टिक रहा है ठीक से, खड़े नहीं हो पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, इनको एल्कोहल इंपेयरमेंट है। चलिए ये वर्ड बड़ा डिटेल में करवा दिया है, याद रखें इसको। अगला वर्ड है जी आज का, अनोमली। अनोमली का मतलब होता है जो नॉर्मल से अलग हो, नॉर्मल यानी साधारण, अनोमली यानी जो असाधारणता हो, असामान्यता हो। हिंदी में इसको अपवाद बोलते हैं, आसान भाषा में इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। अनोमली का एक बहुत अच्छा सिनोनिम भी है अपवाद का, पेक्यूलैरिटी। पेक्यूलैरिटी। चलिए, द ऑडिट रिवील्ड एन एनॉमली और पेक्युलैरिटी इन द एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स। ऑडिट ने रिवील किया, खुलासा किया एक अपवाद का, विसंगतता का या असामान्यता का एक्सपेंडिचर के रिकॉर्ड्स में, खर्चे के रिकॉर्ड। चलिए ये वर्ड भी आर्टिकल में आ जाने वाला है, अनॉमली। सारे वर्ड डिटेल में हो गए हैं। अब आर्टिकल पे आओ, एक समरी दें, आपको पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए 4 अगस्त को एक फ्लाइट थाईलैंड में फुकेट से भारत में दिल्ली की तरफ आ रही थी। फ्लाइट का नंबर था एयर इंडिया 2379। ऑफ कोर्स एयर इंडिया की फ्लाइट थी। 137 पैसेंजर्स थे और 8 इसमें फ्लाइट अटेंडेंट्स थे, क्रू थे, जिसमें पायलट वगैरह भी आ गए। हुआ ये कि अचानक से इस फ्लाइट ने ना, पढ़ने में सुनने में ऐसा आता है न्यूज में कि 300 से 400 फीट ऑल्टीट्यूड को खो दिया। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। ये जमीन से फ्लाइट यहां उड़ रही थी, मान लीजिए 15 किलोमीटर ऊपर एग्जाम्पल के लिए। अचानक से ये 14.5 किलोमीटर ऊपर हो गई, यानी 500 मीटर नीचे गिर गई कुछ ही सेकंड्स में, 4-5-6 सेकंड्स में। बाद में इसकी जांच हुई, जांच हो गई तो पता लगा कि फ्लाइट में बहुत सारे इक्विपमेंट में कमी थी और हवा भी खराब थी। लेकिन एक चीज और पता लगी, ये जो फुकेट से आ रहा था ड्राइव, वहां का जो पायलट है प्लेन का, उसने कुछ नशा भी कर रखा था, और ये नशा अल्कोहल का नहीं था, ये साइको एक्टिव कंपाउंड था। साइको एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? ड्रग्स देखना आपने सुनी होगी, खराब खराब, जैसे वीड है ना, कैनाबीस है, मैरुआना, भांग का नशा करते हैं लोग, गांजा, चरस, इस तरह की चीजें साइको एक्टिव होती हैं क्योंकि आपकी साइकोलॉजी को बदल देती हैं। बाद में पता लगा कि ड्राइवर साहब ने, पैसेंजर इसके पायलट साहब ने कुछ पी रखा था, फूंक के आए थे वहां से। अब ये एक्सीडेंट हुआ लेकिन जान बची लोगों की, थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं, लेकिन चांस है, एक लक है कि हो गया और बच गया। भारत में ऐसे एविएशन सेक्टर में रूल्स होने चाहिए कि शराब के साथ साथ दूसरे ऐसे साइको एक्टिव कंपाउंड्स की भी स्क्रीनिंग हो पायलट्स की, क्योंकि एक बड़ी चूक हुई है हमसे, जिसको हमें अभी एक्नॉलेज करना है। चलिए, टोन के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया मैंने क्लास के लास्ट में, टोन को आप खुद गेज करें, पढ़ना मेरे साथ, फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने, वीडियो कर लो पॉज, जितना मीनिंग निकल सके इसका निकालो, ठीक है? फिर अपने मिलके पढ़ते हैं, साथ में कोशिश करेंगे। पहले आप कोशिश करो, आप देखो आपका लेवल क्या है।
चलिए, कह रहा जी द August 4, 2026 इंसिडेंट इन्वॉल्विंग एयर इंडिया फ्लाइट AI2379 traveling from Phuket to Delhi with 137 passengers and 8 crew has evolved from an initial event of turbulence into a serious incident. आफ्टर नाम की कंजंक्शन आई है, यही रुक जाओ, पहले वाला प्रोसेस करो, बाद वाला बाद में करेंगे। 4 अगस्त 2026 का इंसिडेंट, इंसिडेंट यानी घटना। कह रहा है कौन सी घटना थी? इस घटना के बारे में दो इंफॉर्मेशन दी गई है, दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं और दोनों दिए गए हैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म में। ध्यान देना इसकी तरफ, ये देखो यहां भी लगी हुई है और यहां भी लगी हुई है। वर्ब के आईएनजी फॉर्म अंग्रेजी में इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बिन के बिना आ जाए, समझ लो वो वर्ब है ही नहीं। पता है वो आपको बहुत बार, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बिन के बिना आ जाए, बी, बिंग, बिन इनके बिना आ जाए तो इसका मतलब वो वर्ब है ही नहीं, वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। कह रहे वो इंसिडेंट जो इन्वॉल्व करता था एयर इंडिया की इस फ्लाइट को, और कौन सी फ्लाइट? जो ट्रेवल कर रही थी फुकेट से दिल्ली की तरफ, साथ में 137 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर को लेकर के। कह रहा है ये जो इंसिडेंट है ना, अब देखो इस इंसिडेंट नाम के सब्जेक्ट की वर्ब आएगी, ये इवॉल्व कर गया है, डेवलप कर गया है, इसने नया रूप ले लिया है। और कहां से कहां इवॉल्व किया? ये क्या फॉर्म चेंज की इसने? फ्रॉम लगा करके और इनटू लगा के बता रहा है। ये इवॉल्व किया है शुरुआती दौर में या इनिशियल एक ऐसे इवेंट से, घटना से, जो थी एयर में टर्बुलेंस की या बहुत बड़े उतार चढ़ाव की। तो यहां से इवॉल्व किया और किस चीज में इवॉल्व कर गया? इनटू लगा के बता रहा है। शुरू में ये ऐसा था, बाद में ये बदल गया एक सीरियस इंसिडेंट में, गंभीर वाक्य में। तो ये ऐसे बदला। और कब बदला? ये अपने आप नहीं बदला, इस घटना के बाद बदला, इस इवेंट के बाद। आफ्टर लगा के बता रहा है इवेंट आफ्टर इन फ्लाइट टेक्निकल इश्यूज एंड सिग्निफिकेंट ऑल्टीट्यूड डेविएशन इंजर्ड मोर देन 20 पैसेंजर्स एंड क्रू प्रॉम्प्टिंग डीजीसीए इंटरवेंशन। घटना ये हुई कि जब इन फ्लाइट या फ्लाइट के अंदर के टेक्निकल इश्यूज और एक बहुत बड़ा ऑल्टीट्यूड का जो डेविएशन आया। डेविएशन का मतलब होता है चीजों का अपने रास्ते से हट जाना, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, पता होगा आपको ये वर्ड। तो ऊंचाई हट गई, जो ऊंचाई पे चलना था प्लेन को अचानक से वो नीचे आ गया, डेविएशन हुआ ना। कह रहे जब फ्लाइट के अंदर टेक्निकल इश्यूज आए और ऑल्टीट्यूड में डेविएशन आया, इस दोनों चीजों ने इंजर कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के चोटिल कर दिया 20 से ज्यादा पैसेंजर को और एयरक्राफ्ट में काम करने वाले लोगों को। और ये काम किया इन्होंने प्रॉम्प्ट करते हुए, उकसाते हुए या हवा देते हुए, ट्रिगर करते हुए डीजीसीए नाम की सरकारी एजेंसी को कि वो इंटरवेंशन करे, इस मामले में इंटरवीन करे। इंटरवेंशन यानी दखल अंदाजी देना, किसी मामले में अंदर घुसना। तो सरकारी एजेंसी है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसका काम यही है कोई कुछ गलत हो जाए किसी पैसेंजर फ्लाइट में तो ये इंक्वायरी वगैरह करते हैं। तो ये सारा काम ऐसे हुआ जब ये दोनों चीजों ने लोगों को चोटिल किया, और चोटिल ऐसे किया कि इस बात ने ही प्रॉम्प्ट कर दिया या उकसा दिया या ट्रिगर कर दिया कि डीजीसीए इंटरवेंशन करे, अपनी दखल अंदाजी इस मामले में दे। अब देखो ये ऐसे सेंटेंस बना था, कितना बड़ा है लेकिन छोटा सा सेंटेंस है, अगर ध्यान से देखो। सब्जेक्ट है इसका इंसिडेंट, वर्ब है इसकी हैज इवॉल्व्ड। ये इंसिडेंट इवॉल्व कर गया है, पहले कुछ और था बाद में कुछ और बन गया है, और फ्रॉम और टू लगा के बता भी दिया। पहले एक इवेंट था टर्बुलेंस का, बाद में एक सीरियस एक्सीडेंट बन गया, इंसिडेंट बन गया। अच्छा बीच में क्या है? इस इंसिडेंट के बारे में बताया हुआ है, वो इंसिडेंट जो इन्वॉल्व करता था इस फ्लाइट को। और कौन सी फ्लाइट? वो फ्लाइट जो ट्रेवल कर रही थी फुके से दिल्ली की तरफ इतने पैसेंजर्स के साथ। अच्छा ये कैसे बदला? इस इवेंट के बाद बदला जब टेक्निकल इश्यूज और ऑल्टीट्यूड डेविएशन ने, ऊंचाई के अंदर जो चेंज आया, इन दोनों ने इंजर कर दिया इतने सारे पैसेंजर और क्रू को। और ये काम किया इन्होंने उकसाते हुए, ट्रिगर करते हुए डीजीसीए की दखल अंदाजी को। चलिए अब ज्यादा टाइम इस पर लगाएंगे नहीं, स्ट्रक्चर ऐसे पकड़नी होती है। कोई भी सेंटेंस हो, कितने भी वर्ड का हो, 15 वर्ड का हो या 150 वर्ड्स का हो, तरीका एक ही है पढ़ने का, प्रैक्टिस करो एज मच एज पॉसिबल। क्लासेज आ रही हैं रेगुलरली, वीक में 4 दिन, मैक्सिमम बेनिफिट लिया करो। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। ऐसे ही पढ़ना है, मैंने हर सेंटेंस के छोटे छोटे हिस्से को अलग अलग करके रखा है, अलग अलग लाइनों में पढ़ते जाओ, इसी तरीके से मीनिंग निकालना। चलिए, कह रहे जी द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और AAIB alongside Francis BEA and Airbus technical representatives has been trying to unravel the multiple anomalies that briefly overtook the Airbus 3210 या A3209।
कह रहा है जी जो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है AAIB जिसका नाम है, ये भी सरकारी एक संस्था है और ये किसके साथ साथ है, साथ ही साथ है फ्रांस की इस ऑर्गेनाइजेशन के जिसका नाम है BEA। अब देख लेना इसकी फुल फॉर्म कुछ होगी। और साथ में एयरबस नाम की जो कंपनी है उसके टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए। कह रहे इन तीनों ने मिलकर ना अब ये ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हैज बिन ट्राइंग। क्या कोशिश कर रहे हैं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये कोशिश कर रहे हैं कि ये उधेड़ें, अनरेवल करें, सुलझाएं बहुत सारी असाधारणताओं को, अनोमलीज को या एक्सेप्शंस को जो अपवाद इस एयरक्राफ्ट में पैदा हुए। और ये वही अपवाद थे दैट जिन्होंने कुछ वक्त के लिए, ब्रीफली कुछ पीरियड के लिए, कुछ मिनटों के लिए ओवरटुक कर लिया या ओवरटेक कर लिया, कब्जे में ले लिया इस एयरक्राफ्ट को। भाई अगर आप पायलट हो और अचानक से आपको पता लगे इक्विपमेंट खराब है, अब आप ठीक से उड़ा नहीं पा रहे हो, तो एक्चुअल में आप नहीं उड़ा रहे हो, अब वो अनोमलीज जो हैं, जो खराबी हैं, वो प्लेन उड़ा रही हैं। थोड़े वक्त तक जब आपके हाथ से कंट्रोल चला गया तो वो खराबियों ने ही प्लेन को कब्जे में ले रखा था। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सुलझाएं उन सारी की सारी अनोमलीज को, असमानताओं को, जिन्होंने कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए कब्जे में ले लिया, ओवरटेक कर लिया, ओवर पावर कर लिया इस पूरे एयरक्राफ्ट को। कह रहा है जिसमें क्या क्या शामिल है, शामिल है इसमें ये सारी चीजें, इंक्लूडिंग हाइड्रोलिक सिस्टम फॉल्ट वार्निंग्स, एलिवेटर फ्लाइट कंट्रोल फॉल्ट्स, ऑटो पायलट डिस्कनेक्शन, इमरजेंसी एग्जिट डोर इंडिकेशंस एंड एन इंजन एंटी आइस वार्निंग। ये सारी खराबियां उस एयरक्राफ्ट में उस वक्त दिखी। अब ये टेक्निकल चीजें अंदर घुसने की मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं, मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा। हाइड्रोलिक सिस्टम में फॉल्ट आया है, एलिवेटर फ्लाइट कंट्रोल होता होगा कुछ, इमरजेंसी एग्जिट डोर के इंडिकेशन आ रहे होंगे, उड़ती फ्लाइट में दरवाजे खुले हैं, ऐसा है ना, उनको इंडिकेशन आ रहा होगा। तो कह रहा है जी वाइल एयर बसेस इनिशियल डेटा रिपोर्टेडली सपोर्ट्स एविडेंस ऑफ टेक्निकल एरर्स, जबकि एयरबस नाम की कंपनी जिसका एयरक्राफ्ट है उसका शुरुआती डेटा कथित तौर पे सपोर्ट करता है कई सारी एविडेंस का या फिर सबूतों का टेक्निकल एरर्स की। तो ये सारी टेक्निकल एरर्स थी या नहीं थी तो नहीं पता, लेकिन इस एयरक्राफ्ट को बनाने वाली कंपनी ने जो अभी शुरू का डेटा निकाला है उससे तो इन्होंने बता दिया कि हाँ थोड़ी बहुत एविडेंस तो है, कुछ ना कुछ तो खराब इस एयरक्राफ्ट में था। चलिए स्ट्रक्चर देखें सेंटेंस की। ये पूरी जो संस्था है इसकी वर्ब है हैज बिन ट्राइंग। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, हैज बीन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैव बीन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाती है। और इसका काम ये होता है कि कोई ऐसा एक्शन बताना जो पहले भी चल रहा हो और आज भी चल रहा हो। तो ये पहले भी कोशिश कर रहे थे, जब से हुआ है आज भी कर रहे हैं। 4 अगस्त से 17 अगस्त हो गई, तो 11 दिन से कर ही रहे हैं, 13 दिन से। अनरेवल करना आपने सीख लिया, चीजों को उधेड़ना या समझना। मल्टीपल अनोमलीज यानी अलग अलग विसंगतियां या पेक्युलरिटीज। दैट आया है अनोमलीज के लिए, दैट की वर्ब है ओवरटुक। ये सारी चीजें लगी हुई हैं अनोमलीज के लिए, ये अनोमलीज या ये सारे के सारी खराबियां एयरक्राफ्ट में थी। वाइल कंजंक्शन के बाद में डेटा की वर्ब है सपोर्ट्स, रिपोर्टेडली यानी ऐसा रिपोर्ट किया गया है, हमें नहीं पता वो डेटा क्या है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो डेटा जो भी है उसने सपोर्ट किया है टेक्निकल एरर्स की एविडेंस को। ठीक है, टेक्निकली देखा जाए तो डेटा प्लूरल होता है, डेटा की वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में डेटा इज अ सिंगुलर नाउन, क्योंकि इसका जो सिंगुलर है ना क्लासिकल इंग्लिश में डेटम, उसको हम बहुत कम यूज करते हैं। डेटम डेटा, पोडियम पोडिया, अडेंडम अडेंडा, कोरिजेंडम कोरिजेंडा, याद है ना, बैक्टीरियम बैक्टीरिया। तो अम वाले वो सारे सिंगुलर होते हैं, पीछे आ लगा होता है तो प्लूरल होते हैं। लेकिन डेटा में क्या हुआ, डेटम नाम का जो अम वाला इनका काउंटर पार्ट था सिंगुलर, मॉडर्न इंग्लिश में उसको यूज ही नहीं करते। तो डेटा आजकल सिंगुलर हो चुका है, ऐसा आप समझे, एग्जाम पर्पज से नहीं समझे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा होता है। बढ़े आगे, चलो अब कुछ आएंगे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स अच्छे अच्छे, फटाफट इसको। चलो कॉन्सेप्ट आ ही गया ऑलरेडी, पहले आपसे पूछ भी लेता हूं। देखो जी, ये एयरक्राफ्ट जो है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है, ये कोशिश कर रहा है अनरेवल करने की इन मल्टीपल अनोमलीज को, लेकिन साथ में ये भी तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मैंने वर्ब को सिंगुलर क्यों रखा? मैं बोल रहा हूं कि मेरा नाम है अमन, मेरा दोस्त है पीटर और दूसरी फ्रेंड है सरिता। मैं मेरे 2 दोस्तों के साथ ये काम करूंगा, मूवी देखने जाऊंगा। तो मूवी तो सब देखेंगे, तो सब मूवी देखेंगे तो वर्ब को प्लूरल रखना चाहिए। अलोंग साइड का मतलब ये होता है बाजू में, साइड में दोनों भी हैं। तो इसको समझने के लिए आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है अंग्रेजी में प्रेपोजिशंस का। ये सारे हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, अलोंग विद, अलोंग साइड, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज, टुगेदर विद, कपल्ड विद, अकॉम्पनीड बाय, इन कंजंक्शन विद। मैंने सारे लिख दिए हैं। इन सब का मतलब होता है साथ ही साथ।
मेरे साथ कौन आएगा? बिसाइड्स मी पीटर एंड सरिता विल बी देयर, मतलब मेरे साथ साथ कौन होगा? तो ये साथ ही साथ बताने वाली प्रेपोजिशंस हैं, और याद रखें प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट का पार्ट नहीं बनता। तो एक टेक्निकल इश्यू की वजह से अलोंग साइड प्रेपोजिशन के बाद जो फ्रांस का बीए है और जो एयरबस की टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, और ये ऑब्जेक्ट बनने की वजह से इन्होंने सब्जेक्ट को अकेला छोड़ दिया, इसलिए सब्जेक्ट जो है यहाँ पे सिंगुलर था, अकेला रह गया था, और इसकी वर्ब को भी सिंगुलर रखा गया। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर्ब प्लूरल हो जाती। इस अलोंग साइड वाले फ्रेज का सब्जेक्ट और वर्ब से कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन ने अपने ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, और अपने ऑब्जेक्ट को कभी भी प्रेपोजिशन सब्जेक्ट नहीं बनने देती। चलो इसको मैं कुछ क्वेश्चंस के जरिए या सेंटेंसेस के जरिए बताता हूं। आवर टीम बिसाइड्स सेवरल अदर्स हैव क्वालिफाइड, हमारी टीम साथ ही साथ दूसरी कईयों के या दूसरी कईयों टीमों के क्वालिफाई कर चुकी है। क्वालिफाई तो फिर सबने किया है, हमारी ने भी किया, दूसरों ने भी किया, लेकिन समस्या क्या है? ये पूरा जो फ्रेज देख रहे हो बिसाइड्स, इसका ऑब्जेक्ट है सेवरल अदर्स। ये पूरा फ्रेज प्रेपोजिशन उसके ऑब्जेक्ट से बना है। अब सेवरल अदर्स जो है आवर टीम का पार्ट नहीं है टेक्निकल ग्रामर के हिसाब से। अब आवर टीम अकेला रह गया, तो आवर टीम के लिए आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, तो यहां लिखना पड़ेगा हैज क्वालिफाइड। शी एज वेल एज हर कलीग्स, वॉज या वर, दोनों में से एक चूज करना है, वॉज या वर इन्वाइटेड। उससे साथ ही साथ उसके कुलीग्स से, कुलीग्स कौन होते हैं? कोवर्कर्स, जो आपके साथ काम करते हैं, ऑफिस गोअर्स, उसे उसके कई सारे सहकर्मियों के साथ इनवाइट किया गया था। आप बोलोगे सर सबको इनवाइट किया गया था, तो वर लिख देता हूं, काफी सारे लोग इनवाइटेड हैं। ध्यान देना, ही यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, एज वेल एज यहाँ पे ये पूरा एक फ्रेज बनाएगी, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट लेने की वजह से सब्जेक्ट शी अकेला रह गया, शी सिंगुलर होता है, तो वर का इस्तेमाल ना होकर यहाँ होगा वॉज। चलिए लास्ट सेंटेंस आपको दे रहा हूं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, लकीर के फकीर मत बनना। द यूएस एंड यूके अलॉन्ग साइड कैनेडा हैज या हैव वीटोड द बिल, अमेरिका ने और इंग्लैंड ने साथ ही साथ कनाडा के वीटो कर दिया इस बिल को, या खारिज कर दिया इस कानून को। वीटो करना आपको पता है, और इसको सही करके डालना, हैज या हैव। लकीर का फकीर नहीं बनना है, हर बार सिंगुलर नहीं होता, हर बार प्लूरल नहीं होता। सब्जेक्ट को देखो, और जो ट्रू सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, ट्रू सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी वर्ब को चूज करो। चलिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ट्राई देना, इसको गलत होगा मैं आपको फीडबैक दूंगा, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। चलो नेक्स्ट, अब यहां से इजी है पढ़ने में, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट और आएगा, फटाफट 2 पैराग्राफ्स हैं, फिनिश करो इनको। चलो कह रहा जी, येट द डीपली डिसकम्फर्टिंग सेकेंड ट्रैक कंसर्न्स द पायलट इन कमांड्स पोस्ट फ्लाइट स्क्रीनिंग फॉर साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस। कह रहा है फिर भी, येट, अंग्रेजी में येट का मतलब होता है फिर भी, इसको स्टिल भी बोलते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है, करवा दूंगा किसी क्लास में, 5 मिनट और लेने पड़ेंगे मुझे येट और स्टिल के बीच के डिफरेंस पे, है ना। चलिए कह रहा है जी, येट फिर भी, जो डीपली यानी बहुत गहरे से, डिसकम्फर्टिंग, देखिए डिसकम्फर्टिंग क्या होता है? ऐसी चीज जो आपको डिसकंफर्ट दे, परेशान करे, अनसेटल करे, डिस्टर्ब करे, मानसिक जो है शांति को खराब करे। कह रहे फिर भी बहुत गहरे तौर पे मानसिक शांति को खराब करने वाला जो सेकंड ट्रैक हमें मिला। फर्स्ट ट्रैक क्या है जी? एयरक्राफ्ट खराब था, इसमें कुछ खराबियां थी। सेकंड ट्रैक क्या है जी? पायलट भी नशे में था। ट्रैक ही है ना, कहानी के 2 अलग अलग रास्ते हैं। कह रहा है जो हैरान या परेशान कर देने वाला बहुत गहरे से जो दूसरा हमें पहलू या ट्रैक मिला, वो कंसर्न करता है या जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी में कंसर्न का मतलब होता है किसी चीज से रिलेटेड होना, और किससे? द पायलट इन कमांड्स पोस्ट फ्लाइट स्क्रीनिंग से। जो पायलट कमांड में था, इस एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा था, उसकी फ्लाइट के बाद की स्क्रीनिंग से या टेस्ट से। अंग्रेजी में स्क्रीनिंग का मतलब होता है एग्जामिनेशन या टेस्ट। तो इसकी टेस्टिंग क्यों हुई? फॉर साइको एक्टिव सब्सटेंसेज, ऐसे पदार्थों के लिए, सब्सटेंसेस के लिए, एलिमेंट्स के लिए जिनसे आपको नशा हो, साइको एक्टिव। कह रहा है जी, विच हैज एक्सपोज्ड अ वीक लिंक इन क्रू स्क्रीनिंग, और ये ऐसी चीज है जिसने एक्सपोज कर दिया है एक बहुत ही वीक या कमजोर लिंक को क्रू की स्क्रीनिंग में, जो एयरक्राफ्ट क्रू है उसकी पूरी की जांच में। भाई अगर आपने फुकेट के अंदर ही इसका करवा लिया होता कि ये गांजा फूक के तो नहीं आया, ऐसा ही हुआ ना। साइको एक्टिव कंपाउंड्स क्या मिलते हैं वहां थाईलैंड में मैरुआना जो है
एक कॉमन सब्सटेंस है, वहां मिलता है सड़कों पे, लोग इलीगल है ना, इलीगली लोग जो है उसको यूज करते हैं। तो ये पायलट साहब ने भी रात को पार्टी की होगी। तो इससे पता हमें ये लगा कि ज्यादा डीप डिस्कंफर्ट करने वाला फैक्ट या दूसरा पहलू ये है कि पायलट की जो स्क्रीनिंग हुई साइको एक्टिव कंपाउंड्स के लिए, जिसने एक्सपोज किया है एक बहुत कमजोर लिंक को हमारे क्रू की स्क्रीनिंग में, हमें पता लग गया कि हम ढंग से पहले नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। एंड prompted the Tata Group Singapore Airlines joint venture to commence mandatory testing for substances and unprescribed medications। और इस चीज ने प्रॉम्प्ट भी कर दिया है, उकसा भी दिया है, ट्रिगर भी कर दिया है कि टाटा ग्रुप की सिंगापुर जो एयरलाइंस है उसका जो जॉइंट वेंचर है टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का, कि वो कमेंस करे या शुरू करे, स्टार्ट करे जरूरी तौर पे इस स्क्रीनिंग को, नशे की टेस्टिंग को ऐसे सब्सटेंसेस के लिए और ऐसी दवाओं के लिए भी जिनको जो अनप्रिस्क्राइब्ड है, जो डॉक्टर ने आपको पर्ची पे नहीं लिख के दी है। तो ये हुआ इस पूरे मामले में। चलिए सेकंड ट्रैक की वो है कंसर्न। ये ट्रैक कंसर्न करता है, जुड़ा हुआ है, और किससे? पायलट की स्क्रीनिंग से जुड़ा हुआ है, टेस्टिंग से जुड़ा हुआ है, जो बाद में आई थी। उससे हमें पता लगा पायलट ने कुछ है ना कर रखा था। ये स्क्रीनिंग जो है इसकी वो है हैज एक्सपोज्ड। इस स्क्रीनिंग ने एक्सपोज कर दिया है, सामने लाके दिखा दिया है कमजोर कड़ी को हमारी पूरी टेस्टिंग के प्रोसीजर में। और इसी स्क्रीनिंग ने प्रॉम्प्ट भी कर दिया है, उकसा भी दिया है कि टाटा और इसका जो जॉइंट वेंचर है सिंगापुर एयरलाइंस के साथ, कि ये शुरू करे कि अब मैंडेटरी तौर पे टेस्टिंग होगी इन तरह के पदार्थों के लिए, और या फिर ऐसी दवाओं के लिए जो आपको डॉक्टर ने लिख के नहीं दी है, सिर्फ आप लेते हो। नींद की दवाई ले ली है ना, फ्लाइट चलाते हुए नींद आ गई। चलो आगे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, इसी आर्टिकल में बताए गए हैं। ट्रैक की वर्ब कंसर्न्स, विच की वर्ब है हैज एक्सपोज्ड, विच आया है पोस्ट फ्लाइट स्क्रीनिंग के लिए, विच की दूसरी वर्ब है हैज प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्ट करना, ट्रिगर करना, किसी को कोई काम के लिए उकसाना। कमेंस यानी शुरू करना, इसके लिए एक बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब आपको करवाई थी, एम्बार्क, एम्बार्क ऑन, याद है ना। प्रिस्क्राइब्ड यानी जो प्रिस्क्राइब की गई हो, डॉक्टर ने लिख के दी हो। अनप्रिस्क्राइब्ड यानी जो आप मेडिकल स्टोर से ऐसे ले आते हो चुपचाप। चलो जी नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहे जी ऑल द प्री एंड पोस्ट फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर चेक्स फॉर अल्कोहल रिसीव ग्रेट एम्फोसिस। Civil aviation requirements section 5 air safety also provide for random and post flight या post shift psychoactive substance testing with graded disciplinary action। कह रहा है हालांकि ऐसा है, ऑल्दो कैसा है भाई, पहले और बाद में फ्लाइट के जो ब्रेथ एनालाइजर चेक्स होते हैं। ब्रेथ एनालाइजर एक मशीन है जो टेस्ट करती है आपकी सांस में अल्कोहल को, आपने कितनी शराब पी हुई है, कितने आप नशे में हो। कह रहा है हालांकि फ्लाइट से पहले और फ्लाइट के बाद में जो मुंह में सांस लेकर के चेक किया जाता है ब्रेथ एनालाइजर के थ्रू अल्कोहल के लिए, शराब के लिए, ये टेस्ट ही रिसीव करता है सबसे ज्यादा जोर को, एम्फोसिस को। बस यही टेस्ट कराया जाता है, सबका जोर इसी पे होता है कि शराब ना पी रखी हो, है ना पायलट ने। कह रहा हालांकि ऐसा है। वहीं पे सिविल एविएशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, खास करके ये सेक्शन 5, ये प्रोवाइड फॉर करती हैं, डिफाइन करती हैं या इंतजाम करती हैं। अंग्रेजी में प्रोवाइड फॉर करना यानी किसी चीज का इंतजाम करना, किसी कानून में कोई बात लिख देना, वो आपको मिलेगी, तो वो कानून वो प्रोवाइड फॉर करता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स में भी लिखा हुआ है, ये इंतजाम करती हैं कि रैंडम तौर पे और फ्लाइट के बाद या शिफ्ट के बाद आपकी सब्सटेंस ग्रेड टेस्टिंग भी हो साइको एक्टिव सब्सटेंस के लिए। साइको एक्टिव सब्सटेंस आपको बता दिया मैंने, गांजा, चरस वगैरह। और जिसके साथ में ग्रेडेड डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो, ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जो ग्रेडेड हो, ग्रेड के हिसाब से हो। यानी ऐसा नहीं है थोड़ा सा भी कुछ मिल गया 4 दिन पुराना तो उसको आपने हटा दिया, ज्यादा मिला, कम मिला, बहुत कौन सा सब्सटेंस था, इस पर डिपेंड करना चाहिए डिसिप्लिनरी एक्शन किस टाइप का हो। सेंटेंस समझ में आया? ब्रेथ एनालाइजर चेक्स जो हैं ये रिसीव करते हैं ज्यादा एम्फोसिस को, सारा ध्यान सभी का इन्हीं पे रहता है कि पायलट की सांस देख लो कहीं उसने शराब ना पी हो। लेकिन हमारे अगर रूल्स आप ढंग से पढ़ो तो उसमें इंतजाम किया गया है कि दूसरे सब्सटेंस की भी टेस्टिंग हो और ग्रेडेड डिसिप्लिनरी एक्शन हो, और ये कब हो? फ्लाइट के बाद हो या शिफ्ट के बाद में करवाया जाए, और ये रैंडम हो, बिना बताए करवाया जाए। कह रहा जी फर्दर डीजीसीए मेडिकल सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2021 हाईलाइट्स द इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर स्किल्स। कह रहा है इससे भी आगे अगर देखा जाए तो डीजीसीए का जो सर्कुलर है 2021 का, ये तो हाईलाइट ही करता है, रोशनी डाल के बताता है आपके अंदर आई हुई कमजोरी की या इंपेयरमेंट की, जो है आपकी कॉग्निटिव यानी बातचीत करने की, सुनने की, और साइकोमोटर स्किल्स में। साइकोमोटर क्या है?
देखिए मोटर का मतलब है मूवमेंट। अब हाथ हिलाते हो, गिलास उठाते हो, नीचे रखते हो, गाड़ी स्टार्ट करते हो, सीढ़ियां उतरते हो, चढ़ते हो, लेटते हो, खड़े होते हो, ये सब मोटर स्किल्स है हमारी। मोटर, अब ये मोटर कार मत समझना, मोटर कार भी मूवमेंट से ही बनी है। और साइको मोटर स्किल्स मतलब ऐसी मोटर स्किल्स जो आपकी साइकोलॉजी से जुड़ी हैं। आप बहुत नशे में होंगे तो हो सकता है आपका बात करने का आपको समझ में ना आए किससे क्या करनी है, गाड़ी समझ में ना आए कैसे चलानी है। तो ये है आपकी साइको मोटर स्किल्स कि आपकी साइकोलॉजी और मूवमेंट क्या है एक दूसरे के साथ, है ना, है कि नहीं, बैलेंस में। तो कह रहा है ये सर्कुलर जो है ये हाईलाइट करता है कि इंपेयरमेंट हो सकती है आपकी सोचने समझने की क्षमता में और साइकोलॉजी के हिसाब से हिलने डुलने की, चलने फिरने की स्किल्स में। किसके जरिए हो सकती है? थ्रू ओटीसी ड्रग्स, ऐसी दवाओं के जरिए जो ओवर द काउंटर आप खरीदते हैं। डॉक्टर से नहीं ली, सीधे मेडिकल स्टोर से जाके लाओ, ओटीसी, ओवर द काउंटर। एंड सेल्फ मेडिकेशन के जरिए या ऐसी दवाओं के जरिए जिनको आप चुपचाप लेते हैं अपनी किसी बीमारी को सही करने के लिए। और ये कैसे करती हैं हाईलाइट? साइटिंग द मंगलुरु 2020 एंड कोझिकोड 2020, 2010 एंड 2020 फेटल एक्सीडेंट, साइड करते हुए, हवाला देते हुए मंगलुरु में हुए और कोझिकोड में हुए 2010 और 20 के जानलेवा जो है एक्सीडेंट्स के बाद। तो मंगलुरु के एक्सीडेंट के बारे में पढ़ना, इस पायलट ने पेट दर्द की दवाई खाई हुई थी और ऐसा ही कुछ कोझिकोड में भी हुआ था। दवाई तो उन्होंने खाई थी ऐसे कि पेट दर्द हो रहा है, चलो फ्लाइट उड़ानी है 4 घंटे तो खा लेते हैं, पर पेट दर्द की दवाई की वजह से नींद आ गई, ठीक से फ्लाइट उड़ा नहीं पाया, जब एक्शन लेना था तब ले नहीं पाया, प्लेन क्रैश हो गया। कोझिकोड में भी ये हुआ। तो डीजीसीए ने सर्कुलर निकाल रखा है कि नशा तो छोड़ो, अगर कोई ऐसी दवाई भी आप उठाते हो सीधे मेडिकल स्टोर से तो वो भी पहले बताओ कि प्लेन उड़ाने से पहले, क्योंकि इससे आपकी बोलने चलने समझने की और प्लेन को उड़ाने की क्षमताओं पर इंपेयरमेंट आता है। समझ में आ गया सेंटेंस? थोड़ा मैं डिटेल में समझा देता हूँ, इसीलिए कोशिश ये होती है कि ऐसा ना हो ऊपर से पढ़ के निकल जाओ, सर ने पढ़ लिया तो मेरे भी समझ आ गया, ऐसा नहीं है ना। आपका दिमाग बोलना चाहिए कि भाई मेरे तो आ गया समझ में। सर्कुलर की वर्ब है हाइलाइट्स, इंपेयरमेंट यानी वही कमजोरी, सोचने समझने बोलने की क्षमता की जो कमजोरी है वही इंपेयरमेंट है। कॉग्निटिव यानी जो कॉग्निशन से जुड़ा हो, ये आपकी ताकत है, इंपेयरमेंट आपकी कमजोरी है। साइकोमोटर स्किल्स आपने देख लिया। फेटल का मतलब होता है जानलेवा या डेडली, घातक। चलिए लास्ट पैराग्राफ, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट के साथ इसको खत्म करेंगे। कह रहा है जी, एज इंडियाज करियर्स एक्सपैंड एंड क्रूज रिपोर्ट स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज एंड वाइडर सब्सटेंस अवेलेबिलिटी, stringent compliance is imperative because even minor impairment can compromise judgment। कह रहा है जैसे जैसे ये काम हुआ है, भारत के जो करियर्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं, एयरक्राफ्ट करने वाली कंपनियां जो है, उड़ाने वाली कंपनियां आगे से आगे फैलती हैं। और क्या करते हैं हमारे जो क्रूज हैं, क्रू समझ गया, फ्लाइट क्रू, वो रिपोर्ट करते हैं स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज को, कि घंटों की नींद नहीं मिली, रात रात और फ्लाइट में रहना है, लोगों को सेवाएं देनी है, तो स्ट्रेस तो है ही ना। कह रहा जैसे जैसे भारत में एविएशन का सेक्टर एक्सपेंड करता है इंटरनेशनली और हमारे क्रूज के ऊपर स्ट्रेस बढ़ती है और बड़े स्केल पे ये साइको एक्टिव सब्सटेंस की अवेलेबिलिटी भी बढ़ती है। भाई आप किसी ऐसी कंट्री में गए वहां पे कोई ड्रग्स हैं वो लीगल हैं, है ना, आपने अपनी फ्लाइट उड़ाई, रात को ड्रग्स लेके सो गए। तो जैसे जैसे घटनाएं हो रही है ना, हम आगे बढ़ रहे हैं, ड्रग्स मिल रही हैं और क्रूज को स्ट्रेस हो रही है, वैसे वैसे हमारी स्ट्रिक्टर कंप्लायंस होनी चाहिए, स्ट्रिंजेंट कंप्लायंस होनी चाहिए, वो बड़ी जरूरी है, इंपेरेटिव है। स्ट्रिंजेंट यानी कड़ा, हार्ड, डिसिप्लिन्ड। कंप्लायंस का मतलब होता है किसी चीज के हिसाब से पालना। भाई आपकी कंप्लायंस ये है कि इतने बजे टाइम पे आना है, ये फ्लाइट उड़ानी है और ये चीजें नहीं खानी है आपको, ये सब नहीं पीना है, कंप्लायंस है। तो एक कड़ापन जो है हमारी कंप्लायंस में वो बहुत जरूरी है, इंपेरेटिव है, नेसेसरी है। इंपेरेटिव आपको पता है एब्सोल्युटली क्रूशियल। और ये क्यों है? बिकॉज कारण भी बताएगा। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी इंपेयरमेंट आ जाए आपके सोचने समझने बोलने और काम करने की क्षमताओं में, ये कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, समझौता करवा सकती है आपकी जजमेंट में, रिएक्शन करने के टाइम में, आपके कोऑर्डिनेशन में, बैलेंस में और आपकी डिसीजन मेकिंग में। हल्का सा भी नशा ऐसा हो सकता है जिससे 150 लोगों की जान चली जाए, आपने तो हल्का सा किया था। तो जैसे जैसे भारत एक्सपेंड कर रहे हैं हमें कंप्लायंस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करना है, वेस्टर्न कंट्रीज की तरह उनके बराबर लाने की कोशिश करनी है। चलिए एज से शुरू हुआ सेंटेंस, करियर की वर्ब है एक्सपैंड, करियर्स आप समझ गए हैं, एयरक्राफ्ट करियर्स की बात हो रही है। क्रूज की वर्ब है रिपोर्ट। कंप्लायंस की वर्ब है इज, इंपेरेटिव आप समझते हैं, एब्सोल्युटली नेसेसरी, ऐसी चीज जो आपकी नेसेसरी ड्यूटी है, करनी ही पड़ेगी, दैट इज एन इंपेरेटिव फॉर यू। बिकॉज कंजंक्शन के बाद इंपेयरमेंट सब्जेक्ट बनेगा, इंपेयरमेंट मतलब आपकी मेंटल या साइकोलॉजिकल एबिलिटी में कमजोरी, उसकी वर्ब है क्या ना, कॉम्प्रोमाइज।
कह रहा जी दिस वॉज अ लकी स्केप बट लक कैन नॉट बिकम अ सेफ्टी स्ट्रेटजी। ये जो हुआ ये एक लकी स्केप था, ये एक लक के हिसाब से हम बचे हैं, स्केप रूट हमें मिला है, लेकिन लक या नसीब अकेला नहीं बन सकता आपकी स्ट्रेटजी सेफ्टी के लिए। हर बार लक का भरोसा आप नहीं कर सकते। यहां पे हुआ आपका आर्टिकल खत्म। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाएंगे, ये इवन नाम के वर्ड पे बना है और बहुत प्यारा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अंग्रेजी में 3 वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं, इवन, ओनली एंड ऑलमोस्ट। इवन का मतलब होता है यहां तक की, ओनली मतलब जस्ट, केवल, सिर्फ, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। इन तीनों की खासियत ये है कि जिस वर्ड के लिए ये आए हैं ना, बिल्कुल उसके पहले इनको रखना है। ये किसी नाउन के लिए भी आ सकते हैं एडजेक्टिव बन के, ये किसी वर्ब के लिए भी आ सकते हैं एडवर्ब बन के, ये किसी एडजेक्टिव के लिए भी आ सकते हैं, एडवर्ब के लिए भी आ सकते हैं। तो आपको देखना है जिस चीज के लिए आए हैं मीनिंग वही निकलना चाहिए, बिल्कुल उस वर्ड के एक जस्ट पहले ये वर्ड आपके होने चाहिए। जैसे सेंटेंस है, रवि पास्ट ऑलमोस्ट एग्जाम। सेंटेंस का मीनिंग क्या है इसका? रवि ने पास कर लिया एग्जाम को, तो मैं समझ गया। ऑलमोस्ट का क्या मीनिंग है? ऑलमोस्ट का मतलब है लगभग। रवि ने लगभग एग्जाम को पास कर लिया है। लगभग का मतलब मोटा मोटा हो गया है, हो सकता है रह जाए तो रह जाए, बुरी तकदीर हो, नसीब खराब हो, लेकिन मोटा मोटा इसके पास मार्क्स आ जाएंगे। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। ऑलमोस्ट यानी लगभग, और लगभग इसने पास किया है, यानी रवि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पास था। यहां पे नहीं लगाओ। आई ओनली टोल्ड हिम द ट्रूथ। मैंने सिर्फ बताया उसे सच। सेंटेंस का मीनिंग क्या निकालना चाह रहे हो आप? सच का और क्या करोगे? सच का क्या करोगे? बताओगे ही ना भाई। सच की भेलपूरी बना के तो खा नहीं जाओगे आप। सच कोई खाने की चीज तो है नहीं। सच के ऊपर बैठ करके आप चला भी नहीं सकते सच को, कोई गाड़ी भी नहीं है। यानी ट्रूथ एक ऐसी चीज है जिसको आप सिर्फ बता सकते हो, और उस बताने से पहले आपने ओनली लगा दिया। मैंने सिर्फ बताया है उसको। अरे भाई और क्या करेगा सच के साथ? आप सेंटेंस ये बताना चाह रहे थे, मैंने सच बताया है सिर्फ उसे, मैंने किसी और को नहीं बताया। यही बोलना चाहोगे ना, मैंने सिर्फ उसे सच बताया है, या मैंने उसे सिर्फ सच बताया है। दो में से जो भी चीज मान लो। तो ये ओनली की पोजीशन, सिर्फ की पोजीशन टोल्ड से पहले गलत है। या तो सिर्फ उसे बताया तो आई टोल्ड ओनली हिम द ट्रूथ, और सिर्फ सच बताया है तो आई टोल्ड हिम ओनली द ट्रूथ। यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो। सिर्फ उसे बताया है तो ओनली हिम द ट्रूथ, और सिर्फ सच बताया है उसे तो ओनली द ट्रूथ। चलिए ये पोजीशन गलत थी। लास्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें। द पीएम वॉज इवन सरप्राइज आफ्टर द प्रोटेस्ट। पीएम साहब भी यहां तक कि सरप्राइज थे इस प्रोटेस्ट के बाद। बाकी लोगों को तो हैरानी थी, पीएम को भी हैरानी हुई कि प्रोटेस्ट हुए कैसे। यहां तक कि पीएम साहब भी हैरान थे। चलो मैंने मीनिंग हिंदी में बता दिया, इसको अंग्रेजी में सही करना। ओवर सॉरी इवन वर्ड को आपको सही पोजीशन में डालना। हो सकता है सही पोजीशन में हो, तो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, और अगर जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में डालना। चलिए ये हो गया आज के आपके ग्रामर कॉन्सेप्ट। होपफुली क्लास में मजा आया होगा पूरे पैकेज में। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट इनको सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अपना आज का, ये सेट लगाएंगे क्लोज टेस्ट का। 5 वर्ड दे रहा हूं आपको मैं, सही जगह पे सही वर्ड को आपको पिरोना है। 4-5 ब्लैंक्स हैं, सही जगह पे मीनिंग के हिसाब से सही वर्ड को डालना है। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, पहले आप खुद से ट्राई करो। चलिए देखिए रिसर्च, पहले वर्ड देख लो। कॉग्निटिव एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दिमागी। अनरेवल करना, किसी चीज को तार तार करना या सुलझाना। इम्बार्क अपॉन करना, किसी नए सफर की शुरुआत करना, कमेंस करना, है ना। डिसकम्फर्टिंग यानी जो कंफर्ट जोन से बाहर लेकर के आए, डिसकंफर्ट पैदा करे। पेक्युलैरिटी यानी ऑडिटी या असामान्यता, इसको अपवाद या एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। रिसर्चर्स ने डैश किया एक इन्वेस्टिगेशन को एक स्ट्रेंज यानी बहुत ही अजीबोगरीब डैश में जो ऑब्जर्व की गई ह्यूमन बिहेवियर के अंदर। ह्यूमन बिहेवियर में क्या ऑब्जर्व करोगे जिसको आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो? देखो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर आप किसी ऑडिटी को, असामान्यता को ऑब्जर्व करोगे, तो एक स्ट्रेंज ऑडिटी थी या पेक्युलैरिटी थी ह्यूमन बिहेवियर की, जिसको ऑब्जर्व की गई थी और जिसको रिसर्चर्स ने शुरुआत किया या एम्बार्क अपॉन किया इन्वेस्टिगेशन के जरिए। दे हैड डैश द स्टडी आफ्टर नोटिसिंग सेवरल अनयूजुअल पैटर्न्स। ये वो लोग जो थे ये इस काम को कर चुके थे स्टडी पे, नोटिस करने के बाद में बहुत सारे अनयूजुअल या असाधारण पैटर्न्स को।
स्टडी को क्या करोगे? देखो कहने को तो स्टडी को आप एम्बार्क अपॉन भी कर सकते हो, शुरू कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एम्बार्क अपॉन ऑलरेडी आ चुका है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे स्टडी के लिए आपको अनराइवल लगाना पड़ेगा। उन्होंने अनराइवल किया या सुलझाया स्टडी को, नोटिस करने के बाद में अनयूजुअल पैटर्न्स को। पहले इन्वेस्टिगेशन किया, फिर स्टडी को उन्होंने सुलझाया, अनराइवल किया, तार तार किया। कह रहे द रिजल्ट्स वर डैश चैलेंजिंग कन्वेंशनल अजम्पशंस अबाउट ह्यूमन डैश। रिजल्ट्स जो थे वो इस टाइप के थे, और किस टाइप के थे भाई? चैलेंज करते हुए परंपरागत हमारे तरीकों को सोचने समझने के, अजम्पशंस को, जो ह्यूमन की डैश एबिलिटीज को लेकर के हैं। तो भाई साहब रिजल्ट्स बड़े डिस्कम्फर्ट पैदा करने वाले थे, परेशान करने वाले थे, डिस्कम्फर्टिंग थे। और ये किस बारे में थे? ये चैलेंज करते थे हमारे अजम्पशन को, ह्यूमन की सोचने समझने की क्षमताओं को लेके, कॉग्निटिव एबिलिटीज को लेके। तो रिसर्चर्स ने एम्बार्क अपॉन किया 6th, रेंज पेक्युलरिटी में, असाधारणता में 7th, दे हैड, वो अनरावल कर चुके थे स्टडी को 8, और ये स्टडी ने क्या किया? ये डिस्कम्फर्ट पैदा किया, इसने डिस्कम्फर्टिंग थी हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज को लेकर के, जो अजम्पशंस हैं उनके लिए। अच्छा क्विज था ये, मेरे को तो अच्छे लेवल का लग रहा है, ये गलती हुआ होगा आप में से ज्यादातर का। चलो अब ये बाकी क्वेश्चंस आप खुद से मेरे ख्याल से सॉल्व कर ही लोगे। कह रहा है जी लक एक सेफ स्ट्रेटजी नहीं बन सकता, इसके पीछे क्या कारण है? इनमें से कौन सी बात है जो इस चीज को सपोर्ट करती है कि लक अकेला एक सेफ स्ट्रेटजी नहीं बन सकता? ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके दादाजी गांव में जो 100 बीड़ियां रोज पीते थे और उनको जिंदगी भर कुछ नहीं हुआ, तो हर आदमी जो 100 बीड़ियां पीता है उसको कुछ नहीं होगा। एक फेवरेबल आउटकम जो है, फेवरेबल, वो जरूरी तौर पे डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करता है कि जो सिस्टम्स डिजाइंड हैं रोकने के लिए या नरम बनाने के लिए इंसिडेंट को, वो एडिक्वेट। एक फेवरेबल आउटकम, ये प्लेन का क्रैश ना होना, ये हमें ये नहीं बताता है कि गांजा पी करके कोई भी प्लेन उड़ाया जाए तो वो सही से लैंड करेगा। एक बार ऐसा हो गया, अगली बार शायद ना हो। तो लक हर बार सेफ्टी की स्ट्रेटेजी नहीं बन सकता, यही बात जो है इसको सपोर्ट करती है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे। आर्टिकल की टोन क्या है स्पेसिस की? सेलिब्रेटरी है, सेलिब्रेशन करने वाली। रीअश्योरिंग है, भरोसा दिलाने वाली। स्केप्टिकल है यानी अविश्वास से भरी हुई, और डिसमिसिव है यानी रफा दफा करने वाली, खारिज करने वाली। कंसर्न्ड है, चिंतित है, और एडमोनिटरी है यानी एडमोनिशन करती है, लताड़ लगाती है, डांट फटकार लगाती है। न्यूट्रल है यानी एकदम निष्पक्ष है, और प्योरली डिस्क्रिप्टिव है, पूरे तरीके से सिर्फ डिस्क्रिप्शन देती है, कहानी बता रही है। देखो कंसर्न टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, अगली बार सेफ्टी लक से नहीं आएगी। और एडमोनिशन तो दे ही रहा है सरकारी एजेंसियों को और पायलट्स को कि भाई क्यों ये सब काम करते हो, प्लेन उड़ाना है तो चुपचाप शांति से होशो आवाज में उड़ाओ, जिसके आपको पैसे मिल रहे हैं, लोगों की जान खतरे में लेकर के अपने उड़ा रहे हैं। तो एडमोनिटरी और कंसर्न टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, सी आंसर बनना चाहिए। ये क्लोज टेस्ट आपका हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया। अब 3 कॉमन एरर्स आपको दे रहा हूं मैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे अप्लाई करना। इन कंजंक्शन विद इवन को, ऑलमोस्ट को सही तरीके से यूज करके करना है। इन तीनों के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, वीडियो के नीचे जाके चेक करें। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से शेयर करना। क्लास कैसी लगी आज की? काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। चलिए रेगुलर रहेंगे पूरा वीक। अंटिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें, सीखते रहें। साइनिंग आउट।